हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज 10वीं कक्षा की अध्याय नंबर 16 है। उस प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। ये क्लास 10 तक सीमित रहने दें इसको। ये किसी भी कंपटीशन में, चाहे बैंक का दें, चाहे सेना का दें, किसी भी प्रकार का, उस सारे कॉम्पिटिशन्स में ये प्रश्नावली का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इस प्रश्नावली को थोड़ा ध्यान से समझना है। और बोर्ड की परीक्षा में भी इस प्रश्नावली से 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, जो बड़ा आता है। यानी जो 6 नंबर वालों में आएगा, इसके शायद अथवा में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। आए या ना आए, कोई जिम्मेवारी नहीं है इस बात की। लेकिन ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज इट इज सेम टू सेम 9वीं क्लास में भी है, सूत्र वगैरह सारे 8वीं क्लास में भी है। इसलिए 8वीं के बच्चे, 9वीं और 10वीं के बच्चे गौर से ध्यान दें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा हूं, निर्देश अक्ष। हालांकि 10वीं क्लास के बच्चों को पता होगा, हमने समीकरण वाली प्रश्नावली की थी निर्देश अक्ष की, उसमें आती है बातें। लेकिन फिर से मेरा बताना फर्ज है, ये आपको पता है एक्स एक्स होता है और ये वाई अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है। मैं दोनों की परिभाषा बता रहा हूं। ये एक समतल है, समतल में एक लाइन खींच दी मैंने। इस लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इस लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा धरातल के समांतर होती है, धरातल के समांतर होती है, यानी ये जमीन के समांतर है। ये जो मेरा हाथ चल रहा है, ये जमीन के समांतर चल रहा है, इसलिए इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। वैसे इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। अब ये एक्स अक्ष की परिभाषा वगैरह मैं अलग से टॉपिक लूंगा एक दिन। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये लाइन, ये धरातल के लंबवत है, यानी धरातल के साथ ये 90 डिग्री पर जाकर के टकरा रही है। और इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को नाम दिया गया है वाई अक्ष। अक्ष मानी धुरी होती है भाई, इसको नाम दिया गया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अर्थात ये समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने 4 भागों में बांट दिया है। इस भाग को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इस भाग को द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। छोड़ते ही अलग बात है। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य यह था एक्स एक्स और वाई एक्स। केवल 2 अक्ष हुए, इनको 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल अंग्रेजी में कहते हैं। द्विअक्षीय या द्विअक्ष, ये द्विअक्ष है। ये किसी समतल में केवल 2 ही अक्ष पाए जाते हैं। इन अक्सिस में यदि हम कोई आकृति बनाएंगे, उस आकृति को समतलीय आकृति कहते हैं, उस आकृति को समतलीय आकृति कहते हैं। और ये समतलीय आकृति, जैसे मैंने की है समतलीय आकृति बना दी, चाहे इसको आयत मान लें या इसको वर्ग मान लें, इस समतल में स्थित है। ये आकृति केवल 2 अक्षों में है, यानी अक्ष कौन कौन से, एक्स एक्स और वाई अक्ष। इसलिए इन आकृतियों को समतलीय आकृति कहते हैं। विशेष बात, समतलीय आकृतियों में खूब सा है, जैसे समतलीय आकृतियों में चतुर्भुज आता है, पंचभुज आता है, षटभुज, सारी आकृतियां। उसके बाद त्रिभुज, सारी समतलीय आकृतियां। उनकी परिभाषा में एक नाम आके समतलीय नाम जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है कि ऐसी समतलीय आकृतियां, ये समतल है। समतल को एक्स एक्स और वाई एक्स में 4 भागों में बांट दिया। इस एक्सिस में जो भी आकृति बनाएंगे वो समतलीय आकृति कहलाएगी। अब आइए, ये तो 2 अक्ष हुए, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। दरअसल में एक 3 एक्स होते हैं, इसको 3D कहते हैं। इसको कहते हैं फिर त्रिविमीय आकृतियां, त्रिविमीय। 3D को क्या कहते हैं, त्रिविमीय। त्रि मानी 3, विमीय होती भुजाएं वैसे। अब 3D यानी तीसरा अक्ष कहां है, ये तो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। तीसरा अक्ष इस बोर्ड के लंबवत होगा या इस बोर्ड के अंदर होगा, ये तीसरा अक्ष कहलाता है। इस तीसरे अक्ष को हम समतल पर नहीं दर्शा सकते।
समतल पर केवल उसकी छाया द्वारा ही बनाया जा सकता है। ये तीसरा अक्ष है जिसको जेड एक्स कहते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स, और इसके लंबवत ये आपकी तरफ जो आ रहा है या बोर्ड के अंदर जो जा रहा है, ये तीसरा अक्ष कहलाता है। इस तीसरे तीनों अक्षों में बनने वाली जो आकृतियां होती है उनको त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। और त्रिविमीय आकृतियों का आयतन होता है, उनका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का होता है और उनका आयतन होता है। अब ये त्रिविमीय आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे यहाँ आपके अध्याय नंबर 16 में। ध्यान रखिए, एक तो द्विविमीय आकृतियां होती है, इसको मैं लिख देता हूं द्विविमीय आकृतियां, और एक त्रिविमीय आकृतियां होती है, त्रिविमीय आकृतियां। ये आकृतियां लिख देता हूं। द्विविमीय आकृतियों में समतलीय आकृतियां आती है जो एक्स एक्स और वाई एक्स में पाई जाती है, और त्रिविमीय आकृतियों में जिनको 3D फिगर्स बोलते हैं, उनमें जैसे हम त्रिविमीय है, मेरे आप केवल दो अक्ष देख रहे हैं, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। जेड एक्स मेरे लंबवत अंदर की तरफ है जो आपको दिखाई नहीं देता, तो ये जो तीसरा अक्ष होगा वो जेड एक्स होगा। शॉर्ट में इसको मैं ये लिख सकता हूं, एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। इस प्रकार ये तीन एक्सिस हो गए, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स। ये मूल बिंदु कहलाता है। ये अलग से चर्चा का विषय, मूल बिंदु क्या है, क्यों है, ये अलग से मैं आपको एक दिन एक टॉपिक में आपको बताऊंगा जब आप समीकरण करेंगे, 2 चौरासी का समीकरण करेंगे तब होगा। अब आइए हमें केवल त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन करना है इस पाठ में। और त्रिविमीय आकृतियों में मैं आपको बता चुका हूं घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु। एनसीईआरटी में छिन्नक नाम का एक और था, वो आपके अपने यहाँ आरबीएससी में नहीं है। अब आइए घन और घनाभ के बारे में आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जिनको बड़ा धैर्य से आप लोग याद करेंगे। मैं चित्र बना रहा हूँ और ये आपको मैं मेरे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। निश्चित है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, निश्चित है ये वर्ग जैसा दिख रहा है, ये समतलीय आकृति है। और मैंने एक और बना दिया वर्ग, ऐसा सेम टू सेम ऐसा बना दिया, ये वर्ग। और ये ऊपर ये मैंने किनारे मिला दिए, ये ऊपर वाला भी वर्ग हो गया, नीचे वाले में ये मैंने मिला दिए, ये मिला दिए। और जो ये आकृति बनी है ये त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि हम बोर्ड पर केवल 2D ही देख सकते हैं, 3D आकृति नहीं बना सकते। ये त्रिविमीय आकृति है। और मैंने कहा ये वर्ग बनाया था मैंने, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, और इस त्रिविमीय आकृति को घन कहते हैं। यहाँ घन के लिए घन की परिभाषा लिख रहा हूं ना, घन त्रिविमीय आकृतियों में अध्ययन करेंगे घन का। घन ऐसी षटफलकीय आकृति या ऐसी त्रिविमीय आकृति मैं कह सकता हूं, ऐसी षटफलकीय आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग हो, उसे घन कहते हैं। ये मैं चित्र भी लाया हूं, मैं एक वस्तु बना करके लाया हूं, उसके द्वारा आपको मैं दर्शाऊंगा। ऐसी षट मानी 6, षट मीन्स 6, फलक का अर्थ होता है पृष्ठ। ऐसी 6 पृष्ठों वाली या 6 फलकों वाली आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग हो उसे घन कहते हैं, उसे घन कहते हैं। ये आपके सामने मैंने घन का चित्र बनाया है, 6 फलक में मेरे पास जो आकृति। घन के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, ये नोट कर लेना आप, होते हैं। नंबर 2, घन का प्रत्येक पृष्ठ या फलक कह दो इसको, प्रत्येक पृष्ठ या फलक वर्ग होता है या वर्गाकार होता है। घन में 12 कोरे होती है, मैं 12 कोरे आपको चित्र से दिखाऊंगा। कोरे या किनारे, या इसको मैं कहूं तीसरा नाम भुजाएं होती है, भुजाएं होती है। ये घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन का प्रत्येक पृष्ठ या प्रत्येक फलक वर्ग होता है, घन में 12 कोरे होती है। और नंबर 4, घन में 8
शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष माने सिरे, शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। इनका मैं चित्र द्वारा बताऊं। अब इनके सूत्र हैं जो है वो इसी पे आधारित है जो मैंने पहले बनाया था। ये द्वारा बनाना, ये मैंने ऐसा वर्ग बनाया था, ये वर्ग है। ऐसे 6 वर्ग होंगे घर में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ वर्ग होते हैं। ये ऐसे 6 वर्ग होंगे। मैं मेरा एक डायग्राम सा लेकर के आया हूँ, एक वस्तु बना करके लाया हूँ। ये आपके सामने मैं घन का चित्र बना के लाया हूँ। थोड़ी बहुत बुझाऊँ कि माप अलग हो जाए, कोई बात नहीं। यहाँ बता रहा हूँ एक्स एक्स मान लें, इसको वाई एक्स मान लें, ये जेड एक्स मान लें। किसी भी त्रिविमीय आकृति का एक भाग आकाश में होगा, स्पेस में होगा, ये स्पेस में है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। ये लंबाई मान लें, ये चौड़ाई मान लें, ये इसकी ऊंचाई मान लें, कोई भी मान सकते हैं हम। अब आपको ये सामने से जो दिख रही है, ये जो आकृति में हाथ घुमा रहा हूँ, ये एक वर्गाकार आकृति दिख रही है। एक वर्ग हो गया, इसके सामने वाला सेम टू सेम दूसरा वर्ग हो गया, और तीसरा वर्ग ये हो गया, और चौथा इसके सामने वाला हो गया, 5वां वर्ग ऊपर वाला हो गया, और 6ठा वर्ग ये हो गया। और इसमें इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कितने वर्ग होंगे, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। आप समझ गए होंगे। ये एक वर्ग हो गया, इसके सामने वाला 2 हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, इसके सामने वाला चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, और ये 6ठा हो गया। ये जो आकृति है ये घन कहलाती है। इस आकृति में मैं घन लिख देता हूँ, ये वर्गाकार, ये वर्गाकार। इसके बाद मैंने लिखा है घर में 12 कोरे होती है, 12 किनारे होते हैं। मैं किनारे गिनता हूँ, एक किनारा, ये 2 किनारा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तो ये हो गए, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये हो गए 8। उसके बाद 4 किनारे और बच गए। उन चारों किनारों ये रहा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये कोरे कहलाती है। ये कोरे किनारे होते हैं जो हमें चुभती है या ऐसे, ये कोरे कहलाती है। तो 12 कोरे किनारे या भुजाएं होती है। इसके 8 शीर्ष माने सिरे होते हैं। ये शीर्ष है, 1 2, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष, ये 5वां शीर्ष, और ये 6ठा शीर्ष, और ये 7वां, और ये 8वां। 8 शीर्ष होते हैं। तो आप समझ गए होंगे घर का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। घर में 6 वर्ग होते हैं, वो एक वर्ग मैंने दिखाया, ऐसे 6 वर्ग होते हैं। क्योंकि ये आकृति देखने के बाद आपको इसके सूत्र याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसके सूत्र बनाने के लिए, ये वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा स्क्वायर होता है, बता चुका हूं, भुजा होता है। इसके सारे सूत्र लिख रहा हूं। नंबर 1, छोटे छोटे कोई बात नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण सेट क्षेत्र लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब आया कैसे? क्योंकि मैंने कहा था इसमें 6 वर्ग होते हैं। इसमें कितने? 6 वर्ग होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ वर्ग होते हैं। और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। उसके बाद नंबर 2, घन का आयतन। आयतन का अर्थ होता है धारिता या वॉल्यूम कहते हैं इसको, दूसरा नाम धारिता। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। भाई इसमें कितना पानी आएगा, कितनी इसमें हवा आएगी, वो धारिता कहलाती है। और वो होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ऐसे भुजा। ये अगर फिर से मैं बनाऊं तो ये भुजा की घात 3। इसके बाद जो मोस्ट बात है इसमें याद हो जाएंगे, विकर्ण। इसका विकर्ण, और इसका विकर्ण होता है वर्गमूल 3 गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्गमूल 3 गुना होता है। अब मैं विकिरण के बारे में फिर से मैं मेरा चित्र लेके आ रहा हूं। यह विकिरण कहलाता है। यहां से एक तार डाल दें और उस तार को इस सामने वाले शीर्ष में से निकाल लें, यहां से डालें, यहां निकाल लें, ये इसका विकिरण कहलाएगा। और ये विकिरण सबसे लंबाई होती है इस घन की, इस सिरे से, शीर्ष से और इस शीर्ष तक, इस शीर्ष तक, जो यदि हम इसमें कोई तार डाल दें और वहां जाके निकाल दें, ये इसका विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण का सूत्र है वर्गमूल 3 गुणा भुजा कहलाता है। अब आइए घन के बारे में इतनी ही जानकारी है। घन को यदि मैं 2 नाम, एक नाम और दे दूं, पासा कहलाता है। सांप सीढ़ी खेलते होंगे बच्चे, या इसको डाइस भी कहते हैं,
इसको डाइस भी कहते हैं। ये घन कहलाता है। घन पे आधारित जो आसान सवाल आएंगे उन सवालों को लेकर के हम करेंगे। बाकी घन का नाम आते ही इस प्रकार की आकृति आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ये चित्रण आपके सामने आ जाना चाहिए। और ये चित्रण आ गया तो आप लोग भूलेंगे नहीं कि घन इस प्रकार का आदमी, इसको एक अपना दोस्त मानिए कि मेरे दोस्त की शक्ल एक ऐसी है। उसके बाद आ जाओ घनाभ। उसके बाद मुझे केवल नाम बदलना है, या घनाभ हो। घनाभ की परिभाषा है ऐसी षटफलकीय आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयत हो। सिर्फ मुझे ये बदलना है, एक आयत हो, उसे घनाभ कहते हैं। मुझे ये मिटाना है और मुझे यहाँ लिखना है, उसे घनाभ कहते हैं। आइए, घनाभ में मुझे केवल नाम बदलना है। घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। यहाँ मुझे घनाभ जोड़ना है, मैंने जगह छोड़ दी थी जानबूझ करके। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग हटा करके मुझे यहाँ आयत लिखना है। आयत होता है, यहाँ केवल मुझे घनाभ करना है। घनाभ में 12 कोणे किनारे या भुजाएं होती है। यहाँ केवल मुझे घनाभ नाम जोड़ना है। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, सेम टू सेम वही बात है। अब ये मिटो रहा हूं मैं और घनाभ का चित्र बना रहा हूं, और मैं डायग्राम से एक लेके भी आया मैं वस्तु सी कोई निश्चित तौर पर आप कहेंगे ये आयत है। आयत के बारे में पढ़ चुके हैं। आयत एक ऐसे चतुष्फलक एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल हालांकि लिखा हुआ था, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये बस इतना ही। एक आयत और बना दिया मैंने, ऐसा ही ये बना दिया और इसकी ये शीर्ष मिला दिया मैंने, ये घनाभ बन गया। इस आकृति को क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। और घनाभ की परिभाषा मैं लिख चुका हूं, ये आकृति घनाभ कहलाती है। ये घनाभ कहलाती है। तो घनाभ क्या होगा? ऐसी षटफलकीय आकृति है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। मैंने आयत बनाया था, 6 ही पृष्ठ होते हैं, सेम टू सेम जो घन में होते हैं, बाकी सेम वही बातें होती है। वो आयत है, एक आयत, इसका प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। अब इसके जो सूत्र है वो मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ये होता है। उसके बाद थोड़ा सा बदलना है, ये लंबाई कहलाती है इसकी, और मान लेता हूँ ये चौड़ाई या ऊंचाई कोई नाम दे दूं, ये ले लेता हूँ मैं, ये और ये ले लेता हूँ। ये तो लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये इस प्रकार, और मिटो देता हूँ। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये कहलाती है। तो मैं फिर से घनाभ का एक मैंने चित्र बनवाया बच्चों से, और इस पर मैं घनाभ लिख देता हूँ। ये घनाभ, ये घनाभ। अब आपको ये सामने से जो आकृति दिख रही है, ये एक आयत है, ऐसा ही आयत सामने है, 2 आयत है। इसके बाद ये भी एक आयत है, आयताकार में हाथ जो घुमा रहा हूँ आयताकार आकृति पे, इसके सामने भी आयत है, 4 आयत हो चुके हैं। ये भी एक आयताकार है, ये और ये 5 और इस प्रकार 6। इसमें सारे पृष्ठ या फलक आयताकार होंगे। 8 आयत होते, सॉरी 6 आयत होते हैं। 6 आयत मैंने आपको बता दी। ये इसकी मान लेता हूँ लंबाई है, यहाँ लंबाई लिख देता हूँ मैं, इसकी लंबाई है। ये इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ, ये इसकी चौड़ाई है, ये मैंने चौड़ाई लिख दिया। और ये उसकी ऊंचाई लिख देता हूँ, ऊ लिख देता हूँ, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। इस प्रकार के आदमी का चित्र आपके दिमाग में आप अपना मित्र मान लें, और इस मित्र को क्या कहते हैं? इस मित्र को घनाभ कहते हैं। आइए, घनाभ के बारे में जो सूत्र वो लिख रहा हूं। नंबर 1, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बराबर 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। बहुत ही आसान है बच्चे, बड़ा चाव से याद करते हैं। लंबाई को मैं लेंथ, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से, विद हाइट जो भी नाम अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में भी याद कर सकते हो। l गुणा b प्लस b गुणा h प्लस h गुणा l। ये गुणा ना लगाओ तो भी आप याद कर सकते हो। 2 गुणा lb प्लस bh प्लस hl या lh, ये भी याद कर सकते हो। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आ जाओ घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन का अर्थ है इस जो घनाभ मैंने आपको दिखाया था उसमें कितनी हवा आएगी, कितना पानी आएगा, आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाओं को गुणा कर देते हैं, वो आयतन कहलाता है। उसके बाद विकर्ण, विकर्ण मैंने बताया इसको मैं, विकर्ण होगा वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई की घात तो आप अंग्रेजी में आप इसको याद करो, L गुणा B गुणा X कर सकते हो आप, ये लिखा मैंने। इसको भी आप यदि करो ये वर्गमूल L स्क्वायर प्लस चौड़ाई को लिख दो B स्क्वायर प्लस ऊंचाई को लिख दो S स्क्वायर, ये भी आप याद कर सकते हो। तो ये घनाभ के आपके सूत्र हो गए। अब ये ध्यान रखिए कि हमारा कमरा एक घनाभ आकार आकृति होती है। घनाभ के अनेक उदाहरण हमारे घर में, संदूक है, अलमारी है, आपकी किताब भी एक घनाभ है। अनेकों अनेक उदाहरण, ईंट है वो घनाभ है। तो घनाभ में मान लेते हैं कमरे पर, हालांकि एक सवाल या दो सवाल होंगे, लेकिन 9वीं कक्षा में ये सूत्र है मोस्ट है, जो कि कमरा जो घनाभ होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये बहुत ही मोस्ट है, याद कर लेना। 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ज्यादा विस्तार करो, 2 गुणा, ये 2 छोड़ रहा हूं मैं एक बार, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, ये दोबारा बता रहा हूं, आयत है ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्थात परिमाप का अर्थ मैं बता चुका हूं, यहां से चलो और एक चक्कर पूरा वापस करके ही आ जाओ, वो परिमाप कहलाता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई तो हो गया परिमाप, और किसका परिमाप वो बता रहा हूं, गुणा ऊंचाई। परिमाप क्योंकि हमारा जो घर है उसका पैंदा या कहीं से इसको टिका दे जमीन पर, ये टिका दिया, ये आयताकार भाग है, यो टिका दिया, ये भी आयताकार भाग है, इस प्रकार पटक दिया, ये भी आयताकार भाग है। परिमाप किसका परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, आप अंग्रेजी में भी याद रख सकते हो, 2 गुणा ऊंचाई को x लिख सकते हो और L प्लस B लिख सकते हो, ये भी आप याद रख सकते हो। दूसरे शब्दों में आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आपसे पूछे आधार क्या होता है, मैंने कहा इसको कहीं से टिका दें, आयत होता है, ये आयत का परिमाप भी आप लिख सकते हो। तो आपका फार्मूला क्या रहा, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, या आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, या आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये आपका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। ये कमरा ही ध्यान रखिए, कमरा हमेशा घनाभ होता है। ये मिस्त्री अगर कोई अपनी गलती से कर दे तो कर दे, लेकिन कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कभी भी समान नहीं करते, ये हमारी मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। इसके बाद जो अपना अगली जो आकृति है, उस अगली आकृति का नाम होगा बेलन। अगली आकृति का नाम लिख रहा हूं मैं बेलन। बेलन को अंग्रेजी में स्लेडर कहते हैं। अगली आकृति का नाम है बेलन। बहुत ही रोचक है, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और बेलन के बारे में बेलन से पहले मैं उसी में फिर आ रहा हूं। ये एक आयत है, एक कागज भी ले गया हूं मैं। इस आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, आपको पता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको लंबाई है, ये चौड़ाई, कोई फर्क नहीं है। एक आयत का कागज ले गया हूं मैं, मान लेता हूं ये एक आयत, ये लंबाई थी इसकी और ये इसकी चौड़ाई है, ये भी इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। मैंने या तो चौड़ाई के ऊपर रख दिया, मैंने चौड़ाई को चौड़ाई के ऊपर, और जो आकृति बनी है बेलनाकार आकृति बन चुकी, ये बेलन कहलाता है। अर्थात किसी आयत की किसी भुजा को या तो लंबाई को या चौड़ाई को संपाती कर देंगे तो ये बेलनाकार त्रिविमीय आकृति बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आयत एक समतलीय आकृति है और ये जो आकृति बनी है बेलन बन चुकी है।
हालांकि ये कागज में आयत नहीं कहूँगा, लेकिन सामने जो पृष्ठ दिख रहा है आयताकार दिख रहा है, और लंबाई को संपाती कर दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, तो ये बेलन बन जाता है। और ये जो बना, जो ये बना, ये बेलनाकार आकृति में बना रहा हूँ, ये बेलनाकार आकृति, ये बेलना। अब देखिए आकृति दूसरे के पास मैंने क्या किया, चौड़ाई को चौड़ाई के संपाती कर दिया। ये लंबाई जो थी ये क्या बन गया, एक वर्ताकार भाग बन गया, जो आपको सामने से जो दिख रहा है ये वर्त बन गया। अर्थात ये लंबाई किसमें बदल गई, 2 पाई आर में, वर्त की परिधि में बदल गई। निश्चित तौर पर यह वर्त था, और वर्त की परिधि क्या कहलाती है, 2 पाई आर कहलाती है। 2 पाई आर हम वर्त का पूरा विवरण कर चुके हैं, 2 पाई आर कहलाती है। और ये जो चौड़ाई है, ये बेलन की ऊंचाई h कहलाएगी। यहाँ यदि मैं प्रकार रख दूं, यहाँ बीच में और यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाती है, ये r कहलाती है। ये बेलन की ऊंचाई, यहाँ भी ये r कहलाती है, त्रिज्या। अब बेलन के बारे में, ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसका आधार, मैं दूसरा ले रहा हूं, मेरे पास बेलन चिपकाया हुआ है, ये चिपकाया हुआ है, जिसका आधार मतलब जिसको रखते हैं कहीं, ये वर्ताकार है, ऊपर वाला भाग भी वर्ताकार है। तो निश्चित तौर पर ये भी आधार लिख दूं मैं इसको, आधार, पैंदा, कोई नाम दे सकता हूं इसको मैं। और ये क्या है, एक वर्त है। ये ऊपरी भाग, ये टॉप है इसका, मैं ऊपरी भाग बोल दूं इसको, और ऊपरी भाग, और ये भी क्या है, एक वर्त है। तो ऐसे षटफल की आकृति जिसका आधार और ऊपरी भाग वर्ताकार हो, वो क्या होगा, एक बेलन होगा। बहुत ही आसान। बेलन के सूत्रों को समझने के लिए आपको आयत के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अब आइए बेलन का वक्र पृष्ठ, पहला सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं पूरा हिंदी में लिख रहा हूं, वक्र, और पृष्ठीय को पूरा लिख रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो सूत्र आपका होगा 2 पाई आर एच। आया कहां से ये 2 पाई आर एच? मैंने कहा था ये लंबाई है जो किसके बराबर होगी, वर्त की परिधि के बराबर होगी। अर्थात ये तो 2 पाई आर होगी, लंबाई बिठा देता हूं, और चौड़ाई को मैंने क्या लिख दिया, ऊंचाई एच लिख दिया। अब मैंने फिर से इस बेलन को खोल करके एक कागज बना दिया, ये कागज एक आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप बोलेंगे। निश्चित तौर पर लंबाई के बारे में पूछूं तो वो आप कहोगे 2 पाई आर है, और चौड़ाई क्या शब्द का यूज कर लिया, h का यूज कर लिया। अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई 2 पाई आर गुणा h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ, याद रखिए वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र का अर्थ होता है घुमावदार। ये घुमावदार पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ है, ये सारा वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये घुमावदार पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं और इसका पैंदा लगा दूं, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये रहा मेरे पास ढक्कन, ये रहा, ये लगा दिया। इसी प्रकार का ये लगा दिया, ये आपको वर्त दिख रहा है, ये लगा दिया वर्ताकार, और ये लगा दिया। तो इस वक्र पृष्ठ में इस ढक्कन का और इस ढक्कन का दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। मैं लिख रहा हूं, बेलन नहीं लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी हिंदी जरूर याद रखो। मैंने बोला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोनों तरफ ढक्कन लगा दो, प्लस दोनों तरफ ढक्कन का अर्थ है वर्त लगाए थे, दोनों ढक्कनों का अर्थ है वर्त लगाए थे, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल। यह वर्त लगाया था ऊपर और नीचे। और वक्र पृष्ठ मैंने बताया घुमावदार पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ आपने याद किया हुआ है, वक्र पृष्ठ को कहेंगे 2 पाई आर एच, प्लस 2 को 2 ही लिखेंगे। वर्त का क्षेत्रफल हम वर्त वाले प्रश्नावली में खूब कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्थात पैंदे का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, कॉमन लिया, 2 कॉमन, 2 यहाँ, पाई यहाँ, पाई यहाँ, आर वहां 2 है, वहां 1 है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बच गया h प्लस आर, h प्लस आर। इसको यदि फाइनल तरीके से इसको याद कर पाओ तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। क्या याद करोगे, ये याद करोगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक या गुणा h प्लस आर, इकट्ठा बोल दो। हिंदी में याद करोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। आपसे कोई दोनों पूछे, दो वृत्तों का पूछे, तो आप उत्तर देंगे कि बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है और बेलन का टॉप वाला भाग भी वृत्ताकार होता है। इस बेलन के अनेक उदाहरण हैं, हमारे जीवन में, हमारे घरों में पाए जाते हैं। बेलन का आयतन, मैं आयतन का सूत्र और लिख देता हूं, और आयतन का है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। हिंदी लिख रहा हूं, हिंदी याद करोगे तो काम होगा बढ़िया। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये ऊ लिख दिया मैंने। आधार का क्षेत्रफल, मैंने बोला है कि इसका आधार या इसका पहला वर्त होता है। वर्त का क्षेत्रफल आपको याद है पाई आर स्क्वायर होता है और ऊंचाई h कहलाती है। आपका फाइनल सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन होता है। जो बेलन मेरे हाथ में है, इस बेलन को खोखला बेलन कहते हैं, इस बेलन को थोथा बेलन कहते हैं। ये खोखला है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठोस बेलन का यदि उदाहरण ले, उनमें सरिया वगैरह ऐसे कोई उदाहरण है जो हमारे घरों में, हमारे समाज में हम रोजाना काम में लेते रहते हैं। खोखले बेलन का उदाहरण, अनेक उदाहरण है। तेल डालने वाला ड्रम होता है जिसकी क्षमता शायद 200 लीटर होगी। ये तेल डालने वाला जो पाइप है, ऊपर से बारिश का पानी अपने मकानों से उतारने के लिए पाइप लगी होती है, वो बेलनाकार होती है। जो ट्यूबवेल की जो पाइप होती है, निकासी पानी फेंकने वाली पाइप होती है, वो भी ऐसी बेलनाकार होती है। आपने देखा होगा, ये ट्यूबवेल की पाइप है, ये इस तरह का यहाँ बेलनाकार वर्ताकार भाग होगा, और ये मुड़ी हुई है, ये भी है नीचे, और यहाँ से ऐसे ये पानी फेंकती है। और ये भी क्या बेलनाकार, ये पाइप कैसी होगी, बेलनाकार। अनेक उदाहरण हमारे सामाजिक जीवन में, हम रोजाना इन वस्तुओं से हमारा पाना पड़ता है। इसके बाद बेलन के बाद मैंने कहा खोखला बेलन, मैंने जो दिखाया था वो खोखला बेलन है। अब मैं खोखले बेलन का एक बार चित्र बना दूं और फिर उसका सूत्र लिख देता हूं। ये खोखला बेलन है, ये बेलन, और ये तो बाहर जो दिखता है और अंदर भी ये ऐसा दिखता है, ये खोखला बेलन है। अगर इसको मैं यूं दिखाऊं, आपको ये दिखेगा, ऐसा दिख रहा है। ये बेलन की त्रिज्या r है, सॉरी ये वर्ताकार भाग की त्रिज्या छोटा r है, ये वर्ताकार भाग की त्रिज्या बड़ा। बीच में ये जो मोटाई बचती है, इसकी मोटाई क्या होती है, अर्थात ये एक तरह का वलय है। अर्थात खोखले बेलन का पहला भी वलय होता है, ऊपर वाला भाग भी वलय होता है। खोखले बेलन का केवल आयतन लिख रहा हूं, खोखले बेलन का आयतन मैं लिखा नहीं मैंने, और आयतन होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर h माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर h। बड़ा आर बाहर वाले वर्त की त्रिज्या और छोटा आर अंदर वाले वर्त की त्रिज्या होगी, इसलिए पाई कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये खोखले बेलन का आयतन कहलाता है। बेलन के बाद आसान है, बहुत आसान है। बेलन के बाद अब आप आइए शंकु पर।